नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से नस्ट इक्वेशन को केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक से लिंक किया जा सकता है। यहां पर हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नस्ट इक्वेशन के बीच में रिलेशनशिप को। मैंने आपको शुरुआत से ही प्रॉमिस कर रखा है कि जब कभी भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे तो वो शुरुआती जो घटना थी जिसमें निकल की रॉड गल रही थी, कॉपर की रॉड पर डिपोजिशन की घटना हो रही थी, उसी बात का इंटरकनेक्शन लेते लेते हम यहां तक पहुंच चुके हैं और वही बात एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर वो पहला डिवाइस किस तरीके से मॉडिफाई किया गया और अगर मॉडिफाई नहीं किया गया होता तो आज दुनिया में इतना सारा डिवाइस हमारी दुनिया में कैसे आ सकता था। तो ये सारी चीजें करते हुए कैसे साइंटिस्ट आगे बढ़े उनके बारे में हमें देखने का टारगेट तो है। बैकग्राउंड में हमें बैटरी की एफिशिएंसी को समझने का, लेकिन वो तभी समझ पाएंगे, उसके बारे में एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब दूसरे ब्रांचेस के बारे में हमारी जानकारी हो। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को जब लिंक करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता चलती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताती है? उससे हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक अचीव होने की कंडीशन में वो रिएक्शन कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये बात आप 11th में पढ़ते हैं, कितना आगे जाएगा, कितना बैटरी ज्यादा काम कर सकेगा। ये सारी चीजें हम जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ इंटरकनेक्ट करेंगे तभी पता कर सकेंगे और थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी इसे जोड़ने की जरूरत होगी, तभी आप बैटरी कितना एफिशिएंट है उसका अनुमान लगा सकते हैं। ये सारी चीजें कितना शानदार है। वैसे अगर ये चीजें अगर अच्छे से न बताई जाए कितना बोरिंग हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन आप विश्वास रखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार देखने की कोशिश करते हैं उसी पहली चीज को जो हमने शुरू में बात किया था। देखें आप यहां पर आपके सामने जो जिंक की रॉड डिसॉल्व हो रही थी, याद है वो घटना? पहले लेक्चर से ये घटना हम देखते जा रहे हैं और यहीं पर हमने आपको बता रखा है दूसरे साइड में कॉपर की रॉड पर डिपोजिशन की घटनाएं हो रही थी। इस बारे में आप पहले से जानते हैं, एक रॉड गल रही थी, दूसरी रॉड पर डिपोजिशन की घटना हो रही थी। ये सारी चीजें आपको पता है। धीरे धीरे हम लोगों ने बैटरी के बारे में जब जानना शुरू किया तो हमें बहुत सारी चीजें पता चली। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का रोल पता चला, कैसे इसे कनेक्ट करना है, इसमें करंट कितना बहेगा, उसके बारे में अनुमान लगाने के बहुत सारे तरीके हमारे पास पता चले। यहीं से हम लोगों ने यह भी सीखा कि अगर बैटरी को अच्छे तरीके से काम में लेना है तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करिए, तभी आप डिफरेंट बैटरीज या डिफरेंट सेल के बीच में कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर को आपको सेट करना होगा जो कि 298 केल्विन लिया गया और दूसरा ये था कि यहाँ पर डाले गए सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को आपको फिक्स करना होगा। तो कंसंट्रेशन को हम लोगों ने 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन फिक्स कर रखा था। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से हमें पता है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन चेंज हो जाए तो उस दौरान क्या होगा, बैटरी बदली हुई कंडीशन में किस तरीके से काम करेगी, उस चीज को हमें समझना होगा। और यहीं पर आप देखें धीरे धीरे करके जब बैटरी फंक्शनल हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन होना शुरू होने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी शुरू हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इस दौरान मैंने आपको कहा कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं अप्लाई किए जा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर अप्लाई नहीं किए जा रहे हैं तो उस समय कंडीशन थोड़ी सी बदलती हैं और धीरे धीरे बैटरी में आप देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोल्यूशन में जा रहे हैं वो कंडीशंस अब काफी हद तक बदलेंगी। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर डिसॉल्व होते होते एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर डिपोजिशन की घटनाएं होते ऐसा होगा कि ये बैटरी अब धीरे धीरे एक नॉन फंक्शनल बैटरी में बदल जाएगी। इस समय अब ये सेल या बैटरी पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा यानी सेल अब काम करना बंद कर देगा। यह इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ये कितने हद तक काम करेगा, किस एक्सटेंट तक फंक्शन कर सकता है, उस बारे में अनुमान लगाने में हमें इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो मदद करेगा। कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देखिए यहाँ पर वो सारी चीजें हमारे जानकारी में हैं और मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी E 0 हो जाएगा उस समय सेल नॉन फंक्शनल हो जाएगा। वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा और इसके बारे में कैसे अनुमान लगाया जा सकेगा कि सेल कब नॉन फंक्शनल होगा। आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री किस लिमिट तक हमारे सोचने के एक्सटेंट को बढ़ा देती है। यहाँ पर आपको देखना होगा, आपको अनुमान लगाना होगा किस एक्सटेंट तक सेल पहुंचेगा, उसके बाद वो नॉन फंक्शनल होगा। उस बारे में अनुमान लगाने में नस्ट इक्वेशन ने हमारी मदद किया। यही वजह है कि नस्ट इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। भले ही एक बार पता चल जाए तो उसके बाद लगता है कि छोटी सी बात है, एक छोटा सा फार्मूला है, लेकिन उस साइंटिस्ट के योगदान को देखिए, उसकी मेहनत को देखिए कि उन्होंने E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059, मैंने आपको बताया दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल टेम्परेचर को हम लोगों ने फिक्स कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। लॉग कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ एनोड डिवाइडेड
बाई कैथोड, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज को ले रखा है। इस वैल्यूज में सेल अगर वर्क करते करते एक समय ऐसा आएगा जब वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, उस समय उसके ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा माना जाता है। ई की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि वो सेल अब इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, आप उस आयन के मूवमेंट के लैंग्वेज में, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लैंग्वेज में अगर आप इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं ना कि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, किसी भी रॉड पर डिपोजिशन नहीं हो रही, कोई भी रॉड डिसॉल्व नहीं हो रही, ये सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। ई 0 हो चुका है। अब हमें पता लगाना होगा कौन सी बैटरी किस हद तक ये काम करके बंद होगी, ये सारी चीजें हमें देखना होगा। देखते हैं यहीं पर जब ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कितना फंक्शनल हो सकता है बैटरी, उसके बारे में अनुमान लगाते समय हमें वैल्यूज को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलना होगा। आप समझ सकते हैं अगर ये 0 हो जाएगा और ये माइनस फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो इतने फैक्टर को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आप जब इसे चेंज करेंगे आप समझ सकते हैं ई नॉट को ही आप इधर लेते जाएं तो क्या होगा, ई नॉट इज इक्वल टू, या यूं कहने ये जो माइनस फैक्टर के साथ उधर लेके चले गए तो उसके कारण जो वैल्यूज में चेंजेस आएंगे वो इक्वेशन को जब आप सेट करेंगे, मान लीजिए हमने इसी को कर दिया क्योंकि माइनस साइन के साथ है, इसको अगर हमने सेट कर दिया तो आप समझ सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वैल्यूज कितनी आएगी, 0.059। बहुत सिंपल सी, जो सिंपल क्लास 1 का जो मैथमेटिक्स है वही है यहाँ पर, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। चूंकि सेल अब नॉन फंक्शनल हो चुकी है, इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव कर चुकी है, केमिकल इक्विलिब्रियम की लैंग्वेज में अगर इसी बात को बोलें तो ये सेल अब केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुके, इसीलिए कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड के रेशियो को अगर आप इक्वेशन बना करके देखेंगे तो लगेगा ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस चीज को मैं लिख करके दिखाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है जिंक का भविष्य क्या था, जिंक आयन में बदला। पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आप समझ लें ये हुआ क्या होगा। इसी तरीके से आपको पता है कॉपर के बारे में, कॉपर आयन थे, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कॉपर सॉलिड में बदल गए, ये बात आपकी जानकारी में है। जब इन दोनों ही इक्वेशन को बराबर करके मींस दोनों को देख लिया जाए, एक साथ जोड़ करके देख लिया जाएगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स Zn2 प्लस कॉपर, ये चीज हमारी जानकारी में आता है। और इसी चीज में आप जानते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन कितना होता है, यूनिटी हो जाता है, उसकी वैल्यू को 1 मान लेते हैं। तो 2 ही वेरिएबल हैं जिसमें हम जिंक आयन और कॉपर आयन के कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर ई नॉट की जो वैल्यूज हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आप इसी फार्मूले में लेकर के चलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड, इसके रेशियो को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फार्मूला क्या बन करके आता है। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, किताब में सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मींस एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना प्रेशर इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप उस हद तक जाकर के समझने की कोशिश करें केमिस्ट्री कहां तक जाकर के बात करती है। तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और यहां पर 0.059 डिवाइडेड बाय n log के इक्विलिब्रियम या केसी जिसे कहते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। के इक्विलिब्रियम या केसी आप जानते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में है, तो के इक्विलिब्रियम को आप केसी के टर्म्स में कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि यहां पर पूछे गए न्यूमेरिकल्स कितने हैं, तो सिंप्लीफाइड वर्जन सारी बात हो चुकी है। न्यूमेरिकल जब प्रॉब्लम्स यहां पर सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास वैल्यूज ई नॉट की पूछी जाएगी तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे, उस चीज को यहीं पर आप देखने की कोशिश करें। यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। कम इसलिए होते हैं क्योंकि यहां पर आपको एंटी लॉग वैल्यूज के बारे में पता करना होता है। एंटी लॉग वैल्यूज अगर आपसे कई बार के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज जानने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं ना कि ये लॉग फैक्टर के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है। अगर लॉग की वैल्यू आप समझ सकते हैं लॉग के साथ इसकी वैल्यू जुड़ी हुई है। अगर आप यहीं पर देखें तो जब के इक्विलिब्रियम के वैल्यू के बारे में जानना चाहेंगे तो ये सारा फैक्टर जिसके बारे में आप देख रहे हैं ये एंटी लॉग में ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू के बारे में पता चल पाएगा। और यहां पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसके लिए ये सारी चीजें जो होंगी वो एंटी लॉग के टर्म्स में चली जाएंगी, जिसके कारण न्यूमेरिकल थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। इसलिए आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। आप समझ लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हमें पढ़ना है तो एक बार देख लेते, ओवरव्यू ले लेते हैं। आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे। बाकी जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का जो अगला लेक्चर होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां पर बहुत सारी चीजें आपके सामने पूछी जाएंगी। ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ही आसानी से यहां पर देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉस्ट इक्वेशन की मदद से कैसे निकाला जा सकता है, उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं। वही घटनाएं, वही सारी चीजें जो सबसे पहले से आप देखते आए हैं, किस तरीके से एक इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड डिपोजिशन की घटना दर्शाता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड के रूप
रूप में होता है, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड के रूप में होता है। ये सारी जानकारी वहीं से इंटरकनेक्टेड है, जो आप पहले लेक्चर से चल करके आ रहे हैं वहीं से आगे बढ़ते हुए यहां पर देखना है। सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको देखना होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट आपके सामने है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर नर्स्ट इक्वेशन के बारे में देखें तो उसकी वैल्यूज कितनी होती हैं। जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड के टर्म्स में मैंने बता रखा था कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। इस बारे में आप देख सकते हैं। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF। N मतलब 2, अगर जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी टेम्परेचर को हम फिक्स कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन बना पाना हमारे लिए आसान हो जाए। और इसी प्रयास में जब हम करते हैं तो वैसे आइडियली जब ये सारी चीजें होती हैं सेल्फ नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो E की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। ये बात हमारी जानकारी में है। इसी वजह से आप इधर के फैक्टर को, इन फैक्टर्स को आप दूसरे साइड में ले जाएंगे तो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा E नॉट सेल का फार्मूला 2.303 RT/NF, N 2 होगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड का डिवाइडेड बाय कैथोड का। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, और इस दौरान अगर आप इसी चीज को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये के इक्विलिब्रियम के बारे में आइडिया दे सकता है। यहां पर मैंने यह भी बताया है कि यहां पर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का फैक्टर है वो थोड़ा मुश्किल पैदा करता है। तो हम करते क्या, टेम्परेचर को हम फिक्स कर देते ताकि ये इक्वेशन हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान सिंप्लीफाइड हो जाए। और इसी प्रयास में जब हम इसे देखने की कोशिश करते तो हम आगे अप्लाई करेंगे। हम इन जनरल अगर कहना चाहें किसी के लिए भी, यहां तो हम लोगों ने बात किया था कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन अगर किसी भी इन जनरल किसी के लिए भी कहना चाहें कॉपर और जिंक की बजाय कोई भी हो कॉम्बिनेशन, तो आप समझ सकते हैं इन जनरल जो इसका फार्मूला बनकर के आता इतना ही बनकर के आएगा, और इसको भी आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन जनरल किसी के लिए भी बात करना हो तो यही फार्मूला हमारा होता है जो नर्स्ट इक्वेशन से आया हुआ है। लेकिन हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्जन नहीं पढ़ना होता है, हम टेम्परेचर को भी फिक्स कर देते हैं और उसके बाद की बात करते हैं। पिछली सारी कहानियों को लेते हुए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। तो एक बार रिकॉल करिए उन सारी घटनाओं को जिसमें जिंक की रॉड धीरे धीरे गलना शुरू करती है, वो बैटरी धीरे धीरे काम करना शुरू करती है। हम जानते हैं एनोड लेफ्ट साइड में रखते हैं जिसमें जिंक आयन के कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ते जाते हैं। उसी के अपोजिट हमने ये भी देखा कॉपर आयंस किस तरीके से सोल्यूशन से निकल करके रॉड पर जाकर के डिपॉजिट होते हैं, तो सोल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा। आप समझ सकते हैं जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में होता क्या है, आप एनोड के साइड में देखेंगे कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, वहीं कैथोड के साइड में देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये सारी चीजें हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए हम यहीं पर स्लाइड पर देखें, ये हमारी किताब का बहुत ही शानदार सा इमेज है जिसमें हमने दोनों हाफ सेल के बारे में जनरल ऑब्जर्वेशंस कर चुके हैं। उसके बाद की घटनाएं, उसके बाद इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो चीज हमें समझने की जरूरत होगी। इन सभी कैलकुलेशन में हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन की मदद से ही आगे बढ़ने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया नर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल जो टेम्परेचर है उसको अगर फिक्स कर देंगे तो कैलकुलेशन करते समय काफी सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाती। उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं स्लाइड पर, देखते हैं। यहां पर दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हम फिक्स कर देंगे तो कंसंट्रेशन को ही सिर्फ हमें चेंज करके फार्मूले में पुट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन पर फिक्स करते हैं और दूसरे कांस्टेंट मींस उसकी वैल्यू कांस्टेंट करके कंसंट्रेशन को ही सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल बनाते हैं, जिसके कारण इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है उस चीज के बारे में आपकी जानकारी है, और इसी आधार पर मैंने आपको बता रखा है कि कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस हमारी किताब में दिए गए हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नर्स्ट इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम इसलिए होता है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको एंटी लॉग वैल्यूज पर फोकस करना होता है, जो मुश्किल हो जाएगा निकालना। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पैटर्न हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पर आप जो हमने लिख करके डिराइव करके वैल्यूज लिया था, इसी फार्मूले की हमें मदद लेनी होगी। पूरे के पूरे कैलकुलेशन के दौरान हम इसी के बारे में फोकस करते हुए एंटी लॉग वैल्यूज पर बात करेंगे। लेकिन एंटी लॉग वैल्यूज कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है, इसलिए हम एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी देखते हैं एग्जाम्पल जो हमारी किताब में दिया गया था उसको देखें। एग्जाम्पल पहला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज के बारे में बात करना चाहते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, जिसमें इक्वेशन दिया गया है, इस तरीके से इक्वेशन है और इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। आप सिंपल जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है उसी पर आप फोकस करें। यहाँ पर देखें सारी चीजें दी गई हैं। ई नॉट सेल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स इस इक्वेशन में 4 हो जाएंगे। जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो
तो यहाँ पर ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपके पास 4 आएंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है कि इक्विलिब्रियम वैल्यू पता करते समय हमें एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी होगी, जो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा डिटेल में लेकर के इसका सोल्यूशन बनाने का प्रयास नहीं करूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है और यहां पर भी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में ही कह रहे हैं। हमारे यहां पर डिस्कशन का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप सीख सकें वो कौन सा सीक्वेंस होगा। तो इसलिए यहां पर जो ड्रॉ किया गया है इस पर आप प्लीज फोकस करिए, तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो वैल्यूज दी गई हैं इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू कई बार आपको अलग से कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल क्या है, ई नॉट सेल कई बार कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है। तो ई नॉट सेल अगर आपसे कहा जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। आप जानते हैं ई नॉट सेल ऑफ ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कहें तो आप कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर सकते हैं और उसके बाद आप एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैथोड की वैल्यू लेंगे, यहाँ पर एनोड की वैल्यू लेंगे, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करेंगे, उसके आधार पर ई नॉट सेल की वैल्यू हमें हो सकता है निकालने को मिल जाए। जब ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन यही वेरी करेगा, तो उसके बाद हो सकता है आपसे पूछे कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू बताइए, लेकिन यहाँ पर भी वही लॉग के फैक्टर की वजह से हमें एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो चीज थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यही चीज यहाँ पर दिया गया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। और रिएक्शन में दिया गया भाई जिंक और कॉपर का हमारा फेवरेट कॉम्बिनेशन, जिसमें बात हुई है इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड साइड में इनके बारे में। और आप जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड और एनोड दोनों के लिए दिया गया है। आपको सबसे पहले ई नॉट सेल निकालना होगा, उसके बाद आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप वहां तक एंटी लॉग की वैल्यूज को सॉल्व ना कर पाए, एंटी लॉग तक के लेवल तक पहुंच जाएंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन फ्रेम करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को समझने के बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वहां पर भी इसी तरीके के क्वेश्चन के रूप में हमें बात करनी होगी। तो हम एग्जाम्पल 3 जो हमारी किताब में दिया गया है उसके बारे में बात करें तो वहां पर सिल्वर और कॉपर के बीच के रिएक्शन की बात किया गया है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन। तो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ही बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर भी कैलकुलेट करना है। हमारा इक्वेशन ये दिया गया, ई नॉट सेल दिया गया है। आप जानते हैं यहां पर भी एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यह जो इक्वेशन दिया गया है ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। तो आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो इस क्वेश्चन में भी आपको एंटी लॉग की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, जो कि आसान नहीं होती, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसके बाद यहां पर हम रुकेंगे। मैंने इसलिए इस पर फोकस नहीं किया क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। पिछले लेक्चर में काफी हम लोगों ने बात किया। अगर इसी बेसिस पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगले लेक्चर में चलेंगे हम इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के डेल्टा जी के साथ, और ये जानने की कोशिश करेंगे बैटरी कितना एफिशिएंट हम बना सकते हैं, बैटरी में क्या क्या चेंजेस करेंगे, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। उन सारी चीजों पर हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।